हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। अब आगे सब लोग रौनक की बात सुनकर इससे पहले कि कोई रिएक्ट करता कि अंशु आगे आता है और सबको देखकर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए। सही बात तो है, अगर पंखुड़ी अब पाखी बन गई है तो उनका बेटा भी तो आपका पोता हुआ ना। रौनक भी जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि करता है। वही सबको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। वह सबके चेहरे पर एक संतुष्टि भरा लुक था जिसको देखकर अब रौनक की जान में जान आई है और वह अंशिका के तरफ देखकर अपना सिर हिला देता है। अंशिका भी अपनी पलकें झटका देती है। वही पंखुड़ी वरुण और शौर्य को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चे किसके हैं। सरला जी उसकी बात को समझती है और उसको उनके पास ले जाते हुए, पाखी ये तुम्हारी नंद जाने की रोशनी का बेटा वरुण और ये तुम्हारी सहेली रानी और रौनक का बेटा शौर्य है। पाखी को उन बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। आखिर हो भी क्यों ना, वह थे ही इतने प्यारे और क्यूट। खास तौर पर शौर्य जो दिखने में हालांकि रौनक जैसा था लेकिन उसका शांत स्वभाव बिल्कुल अपनी माँ के जैसा था। वही वरुण तो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मम्मी पापा किसी पर नहीं गया, क्योंकि ना तो अंश इतना शरारती था और ना ही रोशनी। पाखी प्यार से उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है। वो बच्चे भी बहुत ही आधार के साथ उसके पांव को छूकर आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि एक तो रिश्ते में उसकी मासी थी और दूसरी उसकी मामी। तभी समीर की नींद से भरी आवाज पंखुड़ी को सुनाई देती है। माँ, बेबी को नींद आ रही है, उसको लेकर चलो ना, मुझे सोना है। पाखी मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसकी अपनी गोद में उठा लेती है तो समीर अपना से उसकी गर्दन में छुपा लेता है। पाखी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देती है और उसका सिर सहलाने ने लग जाती है। वह सरला जी की तरफ देखती है जैसे पूछना चाह रही हो कि उसका रूम कहाँ पर है। सरला जी उसकी बात समझ आती है और उसको लेकर पाखी के रूम में चली जाती है, जो कि उसका और रणविजय का था। पाखी जब अपने पुराने रूम को देखते हैं तो उसकी आंखों से बहुत सारी यादें होकर गुजर जाती है, जो कि कुछ अच्छी तो कुछ नमकीन थी। उसकी आंखें भरने को तैयार थी लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है और समीर को बेड पर लेटकर सरला जी को देखते हुए, आंटी ये किसका रूम है? देखने से बहुत ज्यादा प्यार खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा बचकाना भी। सरला जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और एक द्रव के पास रखी हुई पाखी की फोटो को उठती है। वह प्यार से उसे फोटो पर अपना हाथ भेजते हुए, यह मेरी बचकानी सी पाखी का रूम है। तुम्हें पता है तुम फल ही उसके जैसी दिखती हो लेकिन तुम दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो और मेरी बाकी बहुत ज्यादा बोली थी। उसको ना बच्चों के जैसे चीज इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अगर आज वह यहाँ होती ना तो पक्का वरुण, शौर्य और समीर तीनों के साथ बहुत ज्यादा खेलती। इतना खेलती कि तुम समझ नहीं पाती कि उन तीनों में, उन चारों में से बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। ऐसी थी मेरी पाखी। सरला जी की आंखें भर आती है। ये सब बोलते बोलते पंखुड़ी उनके पास आती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है और उनसे सवाल करते हुए, अंडस्को तो अब कहाँ है पाखी? क्या हो गया था? पाखी को कैसे चली गई वह आपसे दूर? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन बस इतना पता है कि एक शाम काली रात आई जिसमें हमें नहीं पता चला कि पाखी कब और कहाँ चली गई, लेकिन जब पता चला वह अस्पताल में थी, अपनी आखिरी सांसें गिर रही थी। जब हम लोग अस्पताल में पहुंचे तो वहां पर पहले ही आग लग चुकी थी। हमें तो हमारी पाखी को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। बाकी जैसा मैंने तुम्हें बताया था अपनी प्यारी सी बच्ची को बारे में, इतनी बुरी खबर सुनकर मेरी माँ और मेरी बड़ी माँ दोनों शहर नहीं करपी से ही कोमा में है, जहाँ पर वह देख और सुन सकती है लेकिन उनका शरीर ऐसा है कि वह जैसे अपनी उसे नींद से जागना ही नहीं चाहती हो। उद्धरण चिन्ह।
सरला जी उसे रात को याद करती है और उनकी आंखों से दो आंसू की बूंदें गिर जाती है। ये देखकर पंखुड़ी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह सरला जी को अपने गले से लगा लेती है। सरला जी भी उसकी बाहों में वही अपनी पाखी के प्यार और अपनेपन की भावना को महसूस करते हुए खुद को संभाल नहीं पाती और इतने सालों से दबे हुए दुख को बह जाने देती है। काफी देर बाद जब सरला जी शांत हो जाती है तो वह पाखी का माता चमकता वहां से चली जाती है। उनके जाते ही बाकी जो इतनी देर से खुद को मजबूत बने हुए खड़ी थी वह जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखें भी नाम हो चुकी थी। आंसू थे जो निकालने को तैयार थे, लेकिन पंखुड़ी थी जो अपनी इज्जत के कारण उनको बाहर आने की इजाजत नहीं दे रही थी। कैसे रणविजय, कैसे तुमने न सिर्फ मुझे मेरे पहचान छीनी बल्कि किसी को जन तक का मौका भी नहीं दिया कि आखिर उसे रात मेरे साथ क्या हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना गिर चुके थे कि मुझे करने के लिए तुमने पूरा हॉस्पिटल जला दिया। उसमें ना जाने कितनी ज्यादा मासूम लोग मरे होंगे, कितनों की परिवार तुमने तबाह कर दिए होंगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में ज्वालामुखी दहक उठना है। वो गुस्से में वहां से खड़ी होती है और अपने आंसुओं को बहुत ही ज्यादा शक्ति से साफ करते हुए उद्धरण चिन्ह, नहीं रणविजय नहीं, तुमने कर ली अपने मन की, लेकिन अब इंसाफ का समय आ गया है। तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने रूठे पर, अब कर कर दिखाओ। मैं तुमसे तुम्हारे 50% शेयर ले लिए हैं। 50% के दम पर देखती हूँ कि तुम कितना ज्यादा उछलते हो। तुम्हारा सामना अब तुम्हारी उसे भोली सी पत्नी पाखी से नहीं बल्कि इस पंखुड़ी से है, जिसको भी तुम्हारे जैसे सिर्फ बिजनेस की भाषा समझ आती है। एक खेल तुमने खेला था, एक खेल मैं खेलूंगी। इसमें मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन तुम्हारा भी मैं कुछ नहीं रहने दूंगी। ये बोलकर वह अपने आंसुओं को साफ करती है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर अपने बच्चों के पास आ जाती है, जहां समीर उसकी खुशबू पाते ही उसे ही लिपट कर सो जाता है। पंखुड़ी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। वह भी प्यार से अपने बच्चों को गले लगाती है और हल्के से गुनगुनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय जो शहर के कमरे में था, जिसे देखकर शेखर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह नाक से खोलकर उसको देखते हुए अंडस्को, यार सब तेरा अपना कमरा है तो तू मेरे कमरे में मुझे परेशान करने क्यों आ गया? क्या तुझे अपने कमरे में चैन नहीं है क्या? वो मेरा कमरा नहीं है, वो पाखी का कमरा है जहां पर मैं जाना नहीं चाहता। रणविजय की बात सुनकर शेखर धीरे से खुद में ही बड़बड़ाते हुए तो जाना नहीं चाहता, जा डरता है अपनी उसे खरगोश से बनी हुई खूंखार शेरनी से कि अगर तूने फिर से कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना तो वह फिर से तुझे पंच मारकर फाड़ देगी। हालांकि शहर खुद में बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसका बड़बड़ाना इतना भी धीरे नहीं था कि वो उसके पास लेटे हुए रणविजय को ना समझ जाए। रणविजय उसकी तरफ पेलता है और उसको खोलकर देखते हुए, मुझे लगता है मुझे सुनने की शक्ति को अभी कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छी तरह से साफ साफ बहुत धीमी आवाज भी सुन लेता हूँ। शेखर अब उसको एक अजीब सी मुस्कान देते हुए, मैं ये तो अच्छी बात है रणविजय, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है तुम्हारी एज में जाकर लोगों की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन देखो तुम्हें अच्छी तरह से सुनाई देता है। वेरी गुड वेरी गुड। रणविजय उसको खींचकर लात मारता है और बेड से नीचे गिरकर पूरे बेड पर फैल जाता है, जिसको देखकर शेखर की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसको घूरते हुए, यह क्या तरीका है, मुझे इस तरह से लात क्यों मारी तुमने? रणविजय उसको देखकर एक तिरछी मुस्कान देते हुए, वह क्या है ना कि मेरी उम्र हो गई है तो मुझे आधे बेड में अच्छे से सोया नहीं जाएगा, इसीलिए मुझे पूरा बेड चाहिए। तुम तो जवान हो ना, तुम सोफे पर सो जाओ। मुझे से बुद्ध के लिए बड़ी ही ठीक है, वरना इस उम्र में अगर मेरी कमर अटक गई तो फिर मैं क्या करूँगा? शेखर अपने दांत पीसते हुए, रणविजय तुम्हें शर्म नहीं आते? वह जैसे बच्चे को बरी करते हुए, बच्चा कौन? बच्चा किसका? बच्चा कहाँ है? बच्चा मुझे तो नहीं दिख रहा।
शेखर अभिषेक कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि उसके इस दोस्त से मतलब अपना दीवार पर मरने के बराबर है, इसीलिए वह चुप हो जाता है और चुपचाप से सोफे पर सोने चला जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब तक उसकी आंख नहीं लगती तब तक वह रणविजय को गालियां देते रहता है और उसको अजीब अजीब से श्राप देते रहता है। अगली सुबह सबकी नींद एक प्यारी और माधुरी सी धुन के साथ होती है। सबके लिए ये धुन नहीं थी, यह बहुत पुरानी थी, ऐसी थी जैसी उनको पहले 3 साल में आदत थी। सभी अपने कमरों में तैयार होकर नीचे आते हैं और मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सामने पंखुड़ी, जिसने पाखी की साड़ी पहनी हुई थी जो कि येलो कलर की थी, उसके साथ एक हाथ में येलो कलर की चूड़ियां, दूसरे हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों की हल्की सिली सी छोटी बना रखे थे जिस वजह से उसकी कुछ लेट उसके चेहरे पर आ रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में डायमंड के स्टड उसके पूरे लुक को पूरा कर रहे थे, जिसको देखकर सभी उसको देखते रह जाते हैं। पंखुड़ी जैसे ही पूजा खत्म करती है तो वो सबसे पहले धीरज जी के पास आती है, उनको आरती देती है और उनका आशीर्वाद लेती है। धीरज जी की अपने नाम आंखों से अपनी बच्ची को आशीर्वाद देते हैं। फिर वो सूरज जी और श्रद्धा जी के पास जाकर आशीर्वाद लेती है, वह भी उनको बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही करके वह सभी को आरती देती है, लेकिन रंबीचे वहां से चला जाता है और ना ही पंखुड़ी उसको आरती देने की कोशिश करती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आने ही वाले थे कि तभी उन्हें सीढ़ियों पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर वह हैरान रह जाते हैं और भाग्य भाग्य सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्या देख लिया सबने सीढ़ियों की तरफ, और कब तक पंखुड़ी पाखी का नाटक पर कर पाएगी? क्या कभी उसके परिवार वालों को उसकी असलियत पता चल पाएगी? सब लोगों का ध्यान सीढ़ियों की तरफ जाता है जहां पर सभी लोग हैरानी से अपनी ही जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रणविजय जल्दी से भागकर सीढ़ियों के पास जाते हैं और वहां पर खड़े शख्स को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। वहां पर कोई और नहीं बल्कि कुसुम जी थी, जिनके शरीर अभी तक बिल्कुल किसी लाश की तरह पड़ा हुआ था। आज उसे लाश में जैसे जान आ गई थी, जैसे इतने सालों से उनकी जीने की इच्छा जो मर चुकी थी वह वापस से आ गई थी। कुसुम जी खुद को संभालते हुए पाखी के पास आती है और उसकी गाल पर अपना हाथ फेरने लग जाती है। पंखुड़ी भी अपनी इमोशनल से भरी आंखों से उनको देख रही थी। कुसुम जी पूरी तरह से उसके चेहरे को अपने आंखों में बसाकर उसको अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, मेरी पाखी, मेरी नन्ही सी चिड़िया, तू वापस आ गई। मुझे पता था तू अपनी दादी के पास जरूर आएगी। यह जो लोग हैं खड़े हैं ना यहाँ पर, यह बोलते थे कहीं चली गई है जहाँ से तू वापस नहीं आएगी, लेकिन देख मेरा भरोसा जीत, कहना तो वापस आ गई तो वापस आ गई मेरे पास। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू झरने के जैसे बह रहे थे, जिसको पाखी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए अंडस को, हाँ दद्दू, मैं वापस आ गई, आपकी चिड़िया वापस आ गई। तभी अचानक से पाखी को अपनी बाहों में हल्का सा भरा महसूस होता है। पाखी जब देखी है कुसुम जी उसकी बाहों में बेहोश चुप हो चुकी थी। सूरज जी आगे आते हैं और अपनी मां को उठाकर उनके रूम में लेकर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानव वहां पर आता है और दादी को चेक करता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो दादी 3 साल बाद आज उठी है ना, तो इस वजह से उनका शरीर थोड़ा सा कमजोर है, क्या बोलूं, हल्का सा नाम पड़ा हुआ है, इसीलिए बस उनका चक्कर से आ गया, वरना दादी बिल्कुल ठीक है। सब लोग ये जानकर चैन की सांस लेते हैं। वही तभी मानव का ध्यान पंखुड़ी पर जाता है। वो हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा है, इससे पहले वो किसी से कुछ पूछता, इतने में दादी भी अपनी आंखें खोल लेती हैं और पाखी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। बाकी भी मुस्कुराते हुए उनके पास आ जाती है। दादी उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को ही चूमे जा रही थी। सरला जी उसको अपनी आंखें झपका कर चुप रहेगी इशारा कर देती है। वो भी मौके की नजाकत को समझते हुए चुप कर जाता है। दादी, अब तो आपकी चिड़िया भी आ गई है, तो अब आप जितने भी आपकी फिक्र है ना, उनको गोली मार दो और खुश खुश रहा करो। आप उदास अच्छे नहीं लगता, और ना ही ऐसे चुप।
कुसुम जी मुस्कुराती है और उसके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए, अब मेरी चिड़िया आ गई है ना, इसकी चेहरे का है सही मेरे घर का आंगन रोशन हो जाएगा, तो मुझे चुप रहने की क्या जरूरत है। पाखी भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दादी उसके गालों पर हाथ रख लेती है, तभी वहां पर एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है जो कि हल्की सी गुस्से में भी थी। आप लोग अपने चक्कर में समीर को भूल गए, समीर आप सबसे बहुत बहुत नाराज है। सबका ध्यान कहां पर जाता है जहां पर शौर्य वर्णन और समीर खड़े थे। समीर किसी लीडर की तरह सबसे आगे और शौर्य वरुण उसके दोनों साइडों पर खड़े थे। जैसा कि कुसुम जी 3 साल से कोमा में थी, तो उनको तो पता ही नहीं था कि यह बच्चे कौन है, तो वह उन्हें देख रही थी। समीर अपने दोनों भाइयों को इशारा करता है और अपनी परदादी के पास आकर बैठ जाता है। वह उनके दूसरे हाथ को पकड़ता है और अपने सिर पर रखते हुए, दादी क्या आप मेरे को आशीर्वाद नहीं दोगे? जब अपने मामा को दिया, मैं भी तो आपका क्यूट सा ग्रेट ग्रैंडसन होता हूँ ना। समीर की बात सुनकर कुसुम जी अपने पास बैठी पाखी को देखते हैं तो पड़ी हाँ मैं सिर्फ हिला देती है। अब तो कुसुम जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह प्यार से उसको अपने पास बुलाती है और उसका पूरा चेहरा चूमती है। अब जब सबको प्यार मिल रहा है तो हमारा वरुण कैसे पीछे रह सकता है, तो वह भी अपनी नन्ही सी नाराजगी सही करते हुए, आप यह अच्छा नहीं कर रही, आप भी इस लड़के के आते ही मुझे भूल गए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर यह आपका पर पता है तो मैं भी आपका नातिन हूँ, मुझे भी प्यार करो। कुसुम जी की आंखें अब और ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो उसको गौर से देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ, तुम पक्का रोशनी के बेटे होंगे, क्योंकि रोशनी भी बचपन में ऐसे ही करती थी। हालांकि मैं उसको लड़ करती थी, लेकिन फिर भी अगर मैं कभी रणविजय अग्नि को जरा सा अपनी गोद में ले लेती तो वह भी ऐसे ही शिकायत करती। आज मेरे बच्चे, आपकी नानी की बहन आपके लिए बिल्कुल है, आओ नानी के पास आओ। वरुण भी जल्दी से उनके पास आता है और उनके गले से लग जाता है। कुसुम जी सच में खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। वही शौर्य भी आगे आता है और उनके पैर छूता है। वो शौर्य को भी अपने गले से लगा लेती है, लेकिन उनको पहचान नहीं आ रहा थी कि शौर्य किसका बच्चा है। दादी यह आपकी शैतान का बेटा है, जाने की मेरा और रानी का। रौनक आगे आते हुए कहता है। कुसुम जी तीनों बच्चों को बहुत ही प्यार जाता रही थी। वही मानव और सारा परिवार ये देखकर बहुत खुश था, आखिर घर की रौनक जो लौट आई थी। कुछ देर बाद पंखुड़ी अपने रूम में रेडी हो रही थी कि तभी रूम का गेट खुलता है। उसको लगता है कि कहीं समीर आ गया, तो वह अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बिना उसकी तरफ देखे हुए ही, समीर मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, हमें आपकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और खास तौर पर अपनी नानी का ध्यान रखना। खबरदार अगर उनसे कहानी सुनाने का खेलने की जिंदगी, वह अभी अभी ठीक हुई है, मैं नहीं चाहती कि वह फिर से बीमार हो जाए। मेरे परिवार की कितनी फिक्र है ना तुम्हें, लेकिन तुम मनाना नहीं चाहती कि तुम इसी परिवार का हिस्सा हो, ऐसा क्यों पाखी? पंखुड़ी अपनी शर्ट के बटन लगा चुकी थी। वह अपना को पहनती है और बिना रणविजय की तरफ देखे हुए अंडस्को, किसी लड़की के कमरे में इस तरह से बिना नोकिया आना अच्छी बात और मैनर्स वाली बात नहीं समझी जाती। मिस्टर शेखावत, मुझे लगता था कि आप में इतने से मैनर्स तो होंगे ही, लेकिन खैर। रणविजय उसके पास आता है और उसकी बाजू को पढ़कर अपनी तरफ करते हुए, चित्र मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं हुआ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे बिल्कुल सही सही जवाब दोगी। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी से सवाल करूँ और वह मेरी नज़रों को अवॉइड कर कर जवाब दे। पाखी उसे अपने हाथ को छुड़वाते हुए, अंडस्को, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जाने की पंखुड़ी कपूर आपकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखूंगी? कम ऑन मिस्टर शेखावत, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मुझे आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़े।
रणविजय का उसको खुद को इस तरह से जवाब देना अच्छा नहीं लगता। उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और अपने करीब खींचते हुए, किस बात का एटीट्यूड है मैं तो मैं बताओ अपनी छोटी पहचान का, अपने उसे छूट परिवार वालों का, यही चीज तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रही है ना। अगर मैं चाहूँ अभी के अभी तुम्हारे परिवार की हस्ती मिटा सकता हूँ। पंखुड़ी अपने पास से गन निकाल लेती है और सीधा रणविजय के सिर के बीचों बीच रखते हुए, मेरे परिवार की हस्ती मिटा सके इतनी किसी की हस्ती नहीं है, मुझसे जो मर्जी का लो, लेकिन अगर कभी मेरे बच्चे या मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश भी की नादान विजय शेखावत, तो तुम मेरा वह रूप देखोगे जो तुमने अभी तक नहीं देखा। आखिर और कितने रूप है तुम्हारे पंखुड़ी, जा कहूँ पाखी शेखावत तो इस रणविजय शेखावत के सामने आने बाकी है। पाखी उसकी तरफ देखती है और उसकी एक शैतानी मुस्कान देते हुए, मैं ना एक ऐसे फूल की तरह हूँ जिसकी पढ़ने दर पढ़ने उसका रंग बदलता जाता है, असल में उसका क्या रंग है यह उन परतों को फिनोल के बालों को नहीं पता चलता। मेरा नाम भी रणविजय शेखावत है, हर फूल का हर इंसान का रंग अच्छे से पहचान जाता हूँ, तुम्हारा भी पहचान ही जाऊंगा। गुड लक मिस्टर शेखावत, गुड लक। ये बोलकर पंखुड़ी अपने रूम से बाहर आ जाती है। वही रणविजय का ध्यान कहाँ पर लगी पाखी और अपनी तस्वीर पर जाता है जिसमें वो दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रणविजय के सामने पाखी का पहला वाला वही मासूम सा चेहरा आंखों से गुजर जाता है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। वही कोई था जिसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने दांत पीसते हुए अंडस को मुश्किल से तो इस लड़की को सबसे अलग किया था, लेकिन ये तो फिर से यहाँ पर आ गई। लेकिन तभी उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह शख्स एक शैतानी हंसी हंसते हुए अंडस को, तो क्या हो गया अगर यह आ गई, इसको कैसे ठिकाने लगाना है यह मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये बोलकर वो किसी को पंखुड़ी की बहुत सारी तस्वीर भेज देता है और उसके नीचे मैसेज लिख देता है, पार्सल इज रेडी। वही पड़ी जो कि अपनी कार में बैठ चुकी थी, वो सामने शेखावत विल को देखते हैं, उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी हंसी आ जाती है। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरती है और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखने लग जाती है। पाखी रोड पर कर चल रही थी कि तभी उसकी कर के पीछे कर और आ रही थी। पाखी जैसे ही रियर व्यू मिरर से देखती है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। सोचा नहीं था कि स्वत ही इतना अच्छा करोगे तुम, जैसी तुमसे उम्मीद थी पूरी तरह उम्मीद पर खरे उतरे हो। ये बोलकर वह अपने पैरों के नीचे से एक गन निकलती है जो दिखने में बहुत छोटी लेकिन उतनी ही ज्यादा तेज थी। वह अपने हाथ को बाहर निकालकर पहली गाड़ी के टायर में गोली चल देती है जिससे वह गाड़ी अपना बैलेंस खोकर गिर जाती है। वही उसके पीछे आ रही 3 कार्स भी एक के ऊपर एक गिरने लग जाती है। पहली गाड़ी का गिरने की वजह से पेट्रोल लीक हो गया था, जिस वजह से जैसे ही पंखुड़ी ने दूसरी गोली मारी तो उसमें आग लग चुकी थी। आप में से शायद मेरे कुछ दोस्तों को उलझन हो रही होगी, पंखुड़ी और बाकी एक ही इंसान है, लेकिन जहां मुझे ममता और प्यार दिखाना होता है वहां मैं पाखी का नाम उसे करती हूं। जहां पर मुझे पाखी की स्ट्रांग साइड, एकदम लड़ने वाली साइड दिखानी होती है, वहां पर मैं पंखुड़ी शब्द का उसे करती हूं। तो इसलिए प्लीज कोई भी उलझन में मत रहना, यह कोई उसकी 2 पर्सनैलिटी या नहीं है, बस सिचुएशन के हिसाब से वह अपने दिल और दिमाग से कम लेती है तो इस हिसाब से उसका नाम भी हम बदल देते। परी पंखुड़ी कुछ देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में केआर इंडस्ट्री लिखा हुआ था, जिसको देखकर वह हल्का सा मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। अंदर सभी लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला को देखकर हैरान थे। उसकी चाल में इतनी ज्यादा बेबाकी थी कि वह किसी को भी अपने पैरों पर ला सकती थी। वह सीधा सीईओ के केबिन में जाती है जहां पर एक शख्स की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जो देखने में ही किसी हिंदी विलन का सड़ा हुआ विलन लग रहा था, जिसको देखकर पाखी एक तिरछी मुस्कान देती है और उसके केबिन का नक्शा अगले 2 मिनट में ही बिगाड़ देती है।
थोड़ी देर बाद जब पंखुड़ी वहां से चली गई थी तो वहीं सीओ आता है और अपने कमरे की यह हालत देखकर वह हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी फोटो पर लिखे हुए शब्द दिखते हैं। तुम पीठ के पीछे बार करने में विश्वास रखते हो और मैं लोगों के घर में खुशकर उनके सामने आने में दूध परी। अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, सिर्फ इसलिए ही मुझे यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जल्द ही फेस टू फेस मुलाकात होगी। रुक, तो मैं अभी भी सकती थी, लेकिन क्या करूँ मैं इतनी भी कुछ खास बात नहीं है डार्लिंग कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी इम्पोर्टेंट डील कैंसिल कर दो। वो आदमी जाने की के गुस्से में अपनी ही फोटो को उतार कर नीचे फेंक देता है और अपने ही पैरों से उसे पर जोर जोर से करने लग जाता है। वही पंखुड़ी जो कि ऑफिस पहुंच चुकी थी, वह भी उसके केबिन की लाइव सीसीटीवी देखकर अपनी तिरछी मुस्कान देती है और अपने टाइप को बंद कर लेती है। शेखावत विला में समीर आराम से उठता है और फ्रेश होकर सीधा नीचे आ जाता है। नीचे आकर सबसे पहले वह सोफे पर बैठी कुसुम जी और धीरज जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद सरला जी और सूरज जी के वह चारों उसे पर बहुत प्यार लुटाते हैं। वहीं रोशनी, जिसने अपनी गोद में वरुण को पकड़ा हुआ था और वरुण के मुंह में बच्चों वाली दूध की बोतल थी जिससे वह दूध पी रहा था, ये देखकर समीर को हंसी आ जाती है। वही वरुण उसको खोलकर देखते हुए, क्या इस तरह से मुझको देखकर हंसने का क्या मतलब है? आखिर में बच्चा ही हूं ना, तो मैं तो इसी बोतल से दूध पी लूंगा। समीर और शौर्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वरुण को देखकर अपना सिर्फ ना में हिलाते हुए, जैसे वो कहना चाहते हो कि उन्हें यकीन नहीं है कि वरुण उनका बड़ा भाई है। सभी उनकी इस आंखों की निराशा को समझ रहे थे, लेकिन वरुण को भी सुबह सुबह गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं थी। भले ही उसने अंश का कोई गुण लिया हो, जाना लिया हो, लेकिन उसका गुस्सा जरूर लिया था। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा स्वभाव भी। सब लोगों का दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल जाता है। कुसुम सी तो रात से जब से जागी थी तब से ही अपने तीनों बच्चों के पास थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे रणविजय, अग्नि और रोशनी का फिर से वही बचपना वापस लौट आया है। धीरज जी भी अपनी पत्नी को फिर से इस फॉर्म में देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी है एक बहुत ही खूबसूरत से फार्म हाउस पर, जहां पर चारों तरफ हरियाली थी और उसे हरियाली के बीच घर बना हुआ था। यह नज़ारा इतना मैन खाने वाला था कि कोई अगर एक बार यहां पर आए तो यही का होकर रह जाए। लेकिन इसी घर की एक बालकनी में बहुत ही खूबसूरत सी लड़की चारों तरफ फैली हरियाली को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे पता नहीं चल रहा था कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे तूफान है जिनका सामना वह लड़की कर रही है। तभी कोई वहां पर आता है और पीछे से उसको अपनी बाहों में भर लेता है। वह लड़की कोई भी रिएक्ट नहीं करती, जब शायद उसको पता था कि उसके साथ यह सब करने वाला कौन है। आज तुम डर ही नहीं सुमन, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम तुम मेरे एहसासों को पहचान तो लगी हो। जी हाँ, ये कोई और नहीं सुमन थी, जो कि पिछले 3 सालों में शराबी नहीं पतली थी। उसे हादसे ने सुमन को इस तरह झंझोड़कर और तोड़कर रख दिया था कि उसके बाद सुमन कभी वह पहले वाली सुमन बन ही नहीं पाई। वह जी तो रही थी, लेकिन उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह सांस ले रही थी, लेकिन सिर्फ अपनों के देखने के लिए, वरना उसकी जिंदगी में कुछ खास बच्चा नहीं था। रौनक ने हर मुमकिन क्वेश्चन की थी कि वह सुमन को पहले जैसा बना पाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ना जाने क्यों सुमन ने कुछ नहीं बोला और ना ही अपना दुख जाहिर किया। 3 सालों से रौनक ने एक बार भी अपनी जंगली शेरनी की आवाज नहीं सुनी थी, उसकी वह दहाड़ नहीं सुनी थी, जिसको देखकर ही शहर उसे पर अपना दिल हार गया था। शेखर एक बार फिर से अपने सवालों का जवाब ना पल उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को हिम्मत देता है और उसकी अपनी तरफ मुड़ते हुए, तुम्हें पता है आज ना तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, इतना बड़ा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरे साथ चलोगे ना शाम को?
सुमन उसकी आंखों में देख रही थी, शहर की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। ये बात कहनी गलत होगी कि सुमन उसके एहसास को समझती थी। उसको खुद नहीं पता था कि वह ऐसे कब से बन गई। जिस चीज से निकलने के लिए उसके पूरे 2 साल लगे थे, उसी चीज ने उसको पिछले 3 सालों से इस हद तक डरा दिया था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। लेकिन एक आंसू का कटरा उसकी आंख से निकालकर रौनक का हाथ जो उसकी गालों पर था उसे परा जाता है, जिससे रौनक उसके आंखों से आंसुओं को अपनी होठों की मदद से पी लेता है और उसके माथे से अपना माथा छोड़ते हुए, तुम फिक्र मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि जो तुम्हारे साथ हुआ वह पहले हो चुका था, तब मैं सही समय पर वहां पर नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। और शायद आज जिस शख्स से मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, उसे शख्स से मिलने के बाद तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे अंदर जो जीने की इच्छा खत्म हो गई है वो वापस आ जाए। शेखर उसके बाद सुमन को पेट पर लेटाता है और उसको सूप पिलाकर दवाई देता है। यह उसकी रेगुलर दवाइयाँ थी जो कि मानव ने ही उसको दी थी ताकि वह नींद के आगोश में जाकर अपने डिप्रेशन से बच सके, लेकिन इन दवाइयाँ का कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा था। शेखर जैसे ही बाहर आता है उसको बाहर वंश मिल जाता है। वंश को देखते ही शहर जिसने इतनी देर से अपनी हिम्मत जमा कर रखी थी, उसकी हिम्मत टूट जाती है। वह पांच के गले से लेकर जोर से सोने लग जाता है। मेरी सुमन, मेरी खूंखार शेरनी कब होश में आएगी? मुझे उससे फिर से पहले जैसे झगड़ा करना है। उसको चढ़ता है, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं दुनिया के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वंश जिसके लिए खुद ही यह सब चीज बहुत ज्यादा दुखदायक थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थे। अंजलि के लिए, शहर के लिए, वह शहर को चुप करता है और एक आशा भरी आवाज के साथ, शायद वह दिन जल्दी आने वाले जब तुम्हें तुम्हारी वो खूंखार शेरनी और मुझे मेरी खूंखार बहन मिल जाएगी। फिक्र मत करो, उसके घर में डर है, अंधेर नहीं। तभी वहां पर अंजलि आ जाती है जो कि बिल्कुल किसी शादीशुदा लड़की के जैसे लग रही थी। उसे साड़ी पहनी हुई थी, उसके मैचिंग की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांगते सिंदूर। जी हाँ, इन 3 सालों में वंश ने अंजलि से शादी कर ली थी, वह भी अचानक। उसने बस अंजलि को बोला कि उसे उसे शादी करनी पड़ेगी वरना वह उसके घर वालों को नुकसान पहुंचा देगा। अंजलि ने भी बिना कुछ पूछे उससे शादी कर ली। अंजलि उन दोनों को देखते हैं और उन्हें नीचे डाइनिंग एरिया में ले आती है, फोन के सामने खाना परोस देती है, लेकिन दोनों का ही मन नहीं था, तो अंजलि अपने हाथों से उन दोनों को खाना खिलाती है। जहां पर वह अपनी पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभाती थी, वहीं शहर के लिए होश की छोटी बहन के बराबर थी। शेखर अपने दिल की सारी बातें अंजलि से शेयर करता था, अंजलि भी उसको अपना बड़ा भाई ही मानती थी। हमें लगता है कि अब मंजिल दूर नहीं है, बस आप दोनों अपना हौसला माथाड़ो, जल्द ही हमें इस अंधेरे की सुबह भी मिल जाएगी। अगर हमने अपनी आशिकी रोशनी को बढ़ा दिया तो फिर सुमन दीदी की जिंदगी में कौन उजाला करेगा? खुद पर भरोसा रखिए और भगवान पर। शाम के समय शेखावत जिला में खुशबू घर से बाहर निकलती है और उछलते कूदते हुए अंदर जाने वाली होती है कि मानव उसका हाथ पकड़ता है और उसकी अपनी आंखें दिखाते हुए, अगर खुद का ख्याल नहीं रखना तो इस नन्ही सी जान का रख लो, कहीं उसकी इस बंदरिया माँ के वजह से उसको कुछ ना हो जाए। खुशबू चौकी 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी बम्प शो हो रहा था। वह उसे पर हाथ फिर आती है और रोने वाली आवाज में अपने बच्चों को उसके ही पापा की शिकायत करते हुए देखा, बच्चे तुम्हारे पापा मेरी बिल्कुल ही सुनते, वो मुझे खुश देखना ही चाहिए चाहते, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर आप अपनी मामा का सपोर्ट करना, फिर हम पापा को खूब अच्छी तरह से डटेंगे और उनको ना मार भी करेंगे। मानव अपनी आंखें छोटी कर लेता है, वही सोनिया जी और सावन की जो कि अभी अभी अपने ट्रिप से लौटे थे, वह भी अपने सामने का नजारा देख हंस देते हैं। सोनिया जी आगे आता है और खुशबू का पैक लेते हुए, मानव आपको अपनी प्रेग्नेंट बीवी का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपको पता है ना कि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत सारा मूड स्विंग्स होते हैं, और आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको मूड स्विंग्स हो रहे
7 GB मानव का साथ देते हुए अरे तो क्या हो गया, अब ये भी तो बाप बनने वाला है, इसका भी तो हक बनता है ना मूड स्विंग दिखाने का। खुशबू और सोनिया जी अपनी आंखें छोटी कर कर सावन की और मानव को देखते हैं, दोनों शक जाते हैं और अंदर की तरफ भाग जाते हैं। सोनिया जी और खुशबू एक दूसरे को हाई फाई देते हैं, फिर सोनिया जी छुपाकर उसके बेबी बम्प को भी किसी कहते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर अलग दौड़ चढ़ी हुई थी, जहां पर वरुण शौर्य और समीर के पीछे भाग रहा था, वही समीर उसको अपनी जीप दिखाकर चढ़ा रहा था। शौर्य इन दोनों की नादानियां को देख रहा था और साथ ही साथ अपनी बुक पढ़ रहा था। वह बच्चा ऐसा था कि जैसे उसको इस दुनिया की मोह माया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह बिल्कुल संत टाइप था, एकदम शांत, बिल्कुल किसी समंदर की। कभी कभी तो रोन को खुद पर ही डाउट होता था कि यह सच में उसका ही बेटा है, ना कि कहीं हॉस्पिटल में ऐसा तो नहीं था कि बदल गया था। सोनिया जी भी एक नए बच्चों को देख हैरान थी, वह भी उसके पास जाती है तो समीर सीधा उनके पैरों से टकरा जाता है, जिससे वरुण उसको पकड़ लेता है और उसका कान पकड़कर खींचने लग जाता है, जिस जमीन प्यारा सा पूछ करता है और सोनिया जी को देखते हुए, क्या ब्यूटीफुल लेडी, आपकी वजह से समीर पकड़ा गया, वह भी मेरे छोटे बड़े भाई से। सोनिया जी खुद के लिए ब्यूटीफुल लेडीज शंकर तो खुश हो जाती है, वो समीर को अपनी गोद में उठती है और इसकी गाल पर किस करती है, जिससे समीर शर्माने का नाटक करते हुए, आप एक ब्यूटीफुल लेडी हो और मैं एक हैंडसम लड़का, आप मुझे इस तरह से कि नहीं कर सकती, क्योंकि लोग अगर देखेंगे तो गलत समझ लेंगे। सोनिया जी समीर की गालों को खींचकर, और मेरा प्यारा सा हैंडसम सा क्यूट सा एड्रेबल सा बेबी बेटा, तुम्हें पता है तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊं, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें नहीं खा सकती। वही सावन की जल्दी से उन दोनों के पास आते हैं और अजमेर को अपनी गोद में लेकर, आ छोटे रसगुल्ला, तुमने तो सीधा आते मेरी बीवी पर ही हाथ डाल लिया, मतलब मेरे सामने मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट। समीर अपने बालों में अपने छोटे छोटे हाथ फेरते हुए, समीर कपूर का जादू ही ऐसा है, कोई भी लड़की उससे बच नहीं पाती, खास तौर पर खूबसूरत। ये बोलकर वो सोनिया जी को फ्लाइंग किस देता है, जिससे सोनिया जी शर्मा जाती है, वही सावन जी की आंखें छोटी हो जाती है और सारा परिवार उनके स्टॉक को देखकर हंस रहा था। तभी मिला के बाहर 3 गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। सबसे पहली गाड़ी में से पंखुड़ी बाहर आती है, वो कॉल पर थी और किसी से बात कर रही थी, उसने हाल का कुछ भी नहीं देखा था। वहीं दूसरी गाड़ी से शेखर और सुमन दोनों बाहर आते हैं। सुमन अभी भी किसी रोबोट की जैसे शहर के साथ चल रही थी, वहीं शहर आज एक नई उम्मीद के साथ शेखावत जिला पर आया था कि शायद उसको उसकी सुमन मिल जाए। तो क्या लगता है, शेखर का एतबार जीत पाएगा या फिर उसको फिर से निराशा का सामना करना पड़ेगा, और कैसी रहेगी सोनिया जी और पंखुड़ी की मुलाकात, क्या वह भी उसकी पहचान ये धोखा खा जाएगी या उसे पहचान पाएगी, जानेंगे हमारे कल के एपिसोड में।